अध्याय 3। आधे घंटे पहले जियो हान और जिया मियाओ मियाओ भी आसमान से गिर गए। वे दोनों एक छोटे से जंगल में उतरे, चिल्लाते हुए एक पेड़ से टकरा गए। कौवों के झुंड को चौंका दिया, जिससे वे जोर से काम करने लगे। आह, लानत है, मैं इस गिरावट से मरने वाला हूँ। जैसे ही उसने जिया मियाओ मियाओ को धक्का दिया, जो उसके ऊपर आ गया था, जियो हान का माथा सिकुड़ गया। मियाओ मियाओ, क्या तुम ठीक हो? जब जियो हान ने जिया मियाओ मियाओ को बेसुध पड़ा देखा तो वह घबराकर उठ बैठी। मियाओ मियाओ। जियो हान जल्दी से उसकी सांस लेने की जांच करने के लिए उसके पास पहुंचा। हूँ। जियो हान ने राहत की सांस ली। शुक्र है, वह जीवित थी। उसने सहजता से गहरे अंधेरे परिवेश का सर्वेक्षण किया। ऐसा लग रहा था मानो कोई छोटा सा जंगल हो। इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाती, उसने अस्पष्ट रूप से कुछ ही दूरी पर काले रंग में एक आकृति देखी, जो अतीत में चमकती हुई अंधेरे में गायब हो गई। जियो हान ने आकृति को गायब होते देखा। इस समय वह किसी और चीज की परवाह नहीं कर सकती थी। उसने अपनी निगाहें हटा ली और बेहोश जिया मियाओ मियाओ को फिर से धक्का दिया। मियाओ मियाओ, उठो, मियाओ मियाओ। यह देखकर कि वह अभी भी नहीं जागी है, जियो हान ने उसकी फिल्ट्रम पर चुटकी ली। थोड़ी देर के प्रयास के बाद जिया मियाओ मियाओ ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। जियो हान। जिया मियाओ मियाओ हतप्रभ दिखीं। ओफ, आखिरकार आप जाग गए। जियो हान ने राहत की सांस ली। जिया मियाओ मियाओ प्रतिक्रिया देने में थोड़ा धीमा लग रहा था। जियो हान ने उसे बैठने में मदद की और उसने असमंजस में इधर-उधर देखा। हम कहाँ है? क्या हम किसी संग्रहालय का दौरा नहीं कर रहे थे? जिया मियाओ मियाओ ने अपना सिर रगड़ा। अचानक एक कौवे ने काव की, जिससे जिया मियाओ मियाओ ने डर के मारे जल्दी से जियो हान की बाह पकड़ ली। उन दोनों ने घबराहट से इधर-उधर देखा और एक क्षण की चुप्पी के बाद उन्होंने एक दूसरे को देखा और एक स्वर में कहा कि हमने समय के माध्यम से यात्रा की है। जियो हान जोर से हंसने लगा। जिया मियाओ मियाओ निःशब्द। जियो हान, क्या यह अच्छी बात है? जिया मियाओ मियाओ ने हैरान भाव से उसकी ओर देखा। अच्छा, ऐसा क्यों नहीं होगा? समय यात्रा, क्या यह किसी चीज का विश्लेषण करने जितना रोमांचक नहीं है? जियो हान बहुत उत्साहित लग रही थी। जिया मियाओ मियाओ। खैर, जिया मियाओ मियाओ वास्तव में उसकी विचार प्रक्रिया को समझ नहीं सकी। वैसे, मोमो और सिस्टर ली के बारे में क्या? जिया मियाओ मियाओ को अचानक याद आया। जियो हान चौं, ठीक है, वे कहाँ है? वे दोनों खड़े हो गए और इधर-उधर देखने लगे। चांदनी के साथ वे अभी भी अपने आसपास देख सकते थे, हालांकि यह पूरी तरह से अंधेरा नहीं था। जिया मियाओ मियाओ ने जियो हान की बाह को कसकर पकड़ लिया। आखिरकार वह डर गई थी। हो सकता है कि वे कहीं और उतर गए हों। हमें जाकर उन्हें ढूंढना होगा। जियो हान ने आग्रह किया। 1 मिनट रुके। जिया मियाओ मियाओ को कुछ याद आ गया था। उसने अपने बैग की ओर देखा और अंदर से अपना फोन निकाला। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। मेरा फोन मेरे पास आ गया। जियो हान ने अपनी जींस की पिछली जेब को थपथपाया, लेकिन उसे अपना फोन नहीं मिला। बाहर जाते समय बैग ले जाना उसे पसंद नहीं था। उसे यह परेशानी भरा लगता था और वह आमतौर पर अपना फोन हाथ में ही रखती थी या अपनी जेब में रख लेती थी। लेकिन जब संग्रहालय में उनके साथ दुर्घटना हुई और वे समय के साथ यात्रा करने लगे, तो उनका फोन बहुत पहले ही गायब हो चुका था। जब जिया मियाओ मियाओ ने अपना फोन चालू किया, तो उसे एहसास हुआ कि कोई सिग्नल ही नहीं था। कोई सिग्नल नहीं। जिया मियाओ मियाओ को कुछ एहसास हुआ और वह रोने की कगार पर थी। जियो हान, क्या हम बिजली, इंटरनेट या किसी भी चीज के बिना प्राचीन युग में नहीं पहुंच रहे हैं? उसने उत्सुकता से पूछा। जियो हान ने उसके कंधे को थपथपाया और गंभीरता से कहा, चिंता मत करो। तुम्हारे साथ अकादमिक प्रतिभा, मेरी तरफ से, चाहे हम किसी भी राजवंश से गुजरें, हम आसानी से उस युग की पृष्ठभूमि को समझेंगे, भाग्य बनाएंगे और जीवन के शिखर तक पहुंचेंगे। जिया मियाओ मियाओ चुप रही। अब सबसे महत्वपूर्ण मामला मोमो और सिस्टर ली को जल्द से जल्द ढूंढना है। जब वे दोनों जंगल के रास्ते पर चल रहे थे, तो उन दोनों ने एक दूसरे से हथियार जोड़ लिए और जिया मियाओ मियाओ ने अपने फोन पर टॉर्च चालू कर ली। मोमो, सिस्टर ली, आप कहाँ है? जियो हान और जिया मियाओ मियाओ चलते समय चिल्लाए।
कभी कभी कौवे की काव से जिया मियाओ मियाओ चौंक जाती थी, जिससे उसके पैर कांपने लगते थे। सौभाग्य से जियोहान निडर था और ऐसी चीजों से नहीं डरता था। अचानक जियोहान अचानक रुक गया। क्या गलत है? जिया मियाओ मियाओ ने घबराते हुए पूछा। जियोहान ने सूंघा और खून की तेज गंध का पता लगाया। एक मेडिकल छात्रा होने के नाते वह इस गंध के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील थी। मुझे लगता है कि मुझे खून की गंध आ रही है। जिया मियाओ मियाओ की पकड़ कड़ी हो गई और उसके भीतर डर भर गया। क्या ऐसा हो सकता है? मोमो और सिस्टर ली। जियोहान ने जिया मियाओ मियाओ का फोन लिया और उसे दाहिनी ओर की ओर इशारा किया। ऐसा लगता है कि यह वही है। दाहिनी ओर कोई सड़क नहीं थी, केवल घनी घास थी। मियाओ मियाओ, यदि आप डरे हुए हैं तो यहाँ मेरे लिए रुकें। मैं जाकर देखूंगा कि क्या यह मोमो और सिस्टर ली है। जियोहान ने तुरंत कहा कि मैं आपके साथ चलूंगा। जिया मियाओ मियाओ दृढ़ता से जियोहान के पीछे चली गई। वे जितना करीब आते गए, खून की गंध उतनी ही तेज होती गई। उनकी चिंताएं उनके डर से आगे निकल गईं और उन्होंने भागना शुरू कर दिया। जब जियोहान ने अपने सामने का दृश्य देखा तो वह तुरंत स्तब्ध रह गई। जिया मियाओ मियाओ अप्रत्याशित रूप से पीछे से जियोहान से टकराई। आह! क्या गलत है? जियोहान, क्या यह मोमो और सिस्टर ली है? जिया मियाओ मियाओ बाहर झांकने ही वाली थी, लेकिन जियोहान ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने खून से लथपथ आदमी को रोशन करने के लिए फोन की टॉर्च का इस्तेमाल किया। यह मोमो और सिस्टर ली नहीं है। यह एक ऐसा आदमी है जिसका बहुत खून बह चुका है। दृश्य थोड़ा भयानक है, इसलिए आपको खुद को मानसिक रूप से तैयार करने की आवश्यकता है, जियोहान ने चेतावनी दी। जियोहान ने धीरे से अपना हाथ हटा लिया, भले ही उसने पहले ही जिया मियाओ मियाओ को सचेत कर दिया था। हालांकि जब जिया मियाओ मियाओ ने अपनी आंखों के सामने दृश्य देखा, तब भी उसके मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ा था और वह डर के मारे कुछ कदम पीछे हट गई। वह हांफने लगी, विश्वास नहीं कर पा रही थी कि वह क्या देख रही थी। एक आदमी खून से लथपथ पड़ा हुआ था। एक आधुनिक व्यक्ति के रूप में उसने ऐसा कभी नहीं देखा था। उसकी अपनी आंखों से खूनी दृश्य। सौभाग्य से यह रात का समय था, इसलिए दृश्य बहुत स्पष्ट नहीं था। इसकी तुलना में जियोहान शांत रही। उसने पहले भी लाशों को विच्छेदित किया था, इसलिए वह बिल्कुल भी नहीं डरी। मियाओ मियाओ, यहाँ मेरे लिए रुको, मैं जाकर देखूंगा कि क्या वह मर गया है। जियोहान ने अपना फोन लेते हुए उस आदमी की ओर बढ़ते हुए कहा। जैसे ही वह उस आदमी के पास पहुंची, जियोहान ने उसके चेहरे पर टॉर्च चमका दी। उसका रंग पीला था, खून का कोई निशान नहीं था और उसकी आंखें खुली हुई थीं, जैसे कि वह मरने के बाद भी उन्हें बंद नहीं कर सकता। जब जियोहान ने उसे उस हालत में देखा तो उसे लगा कि वह पहले ही मर चुका है। हालांकि उसने फिर भी उसकी सांस और नाड़ी की जांच की और पाया कि उसकी सांस अभी भी हल्की हल्की चल रही थी, लेकिन उसकी इस हालत में उसे बचाने का कोई रास्ता नहीं था। अचानक जियोहान ने देखा कि उस आदमी के होंठ हिल रहे थे, जैसे कि वह कुछ कहना चाहता हो। आप क्या कहना चाहते हैं? जियोहान ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं, लेकिन उस आदमी की आवाज इतनी धीमी थी कि स्पष्ट रूप से नहीं सुना जा सका। जियोहान, क्या वह मर नहीं गया है? जिया मियाओ मियाओ ने कहा। मियाओ मियाओ, जल्दी से यहाँ आओ। वह कुछ कहना चाहता है, लेकिन मैं उसे सुन नहीं पा रहा हूँ। तुम्हें लिप रीडिंग आती है न? अपने डर को नजरअंदाज करते हुए जिया मियाओ मियाओ तुरंत भागी। उसने देखा कि उस आदमी के होंठ थोड़े हिले, फिर उसका सिर झुका और उसने पूरी तरह से सांस लेना बंद कर दिया। दोनों ने एक दूसरे पर नजर डाली। उसने क्या कहा? क्या आपने इसे स्पष्ट रूप से सुना? जियोहान ने भ्रमित होते हुए पूछा। जिया मियाओ मियाओ ने उस आदमी के बेजान चेहरे को न देखने की पूरी कोशिश की। दोनों ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। आखिर इसका मतलब क्या था? उन्हें कोई सुराग नहीं था। अध्याय 4। जियोहान ने अपनी तर्जनी का उपयोग करके उस आदमी की ठोड़ी को थोड़ा ऊपर उठाया, उसकी खून से सनी गर्दन और लगभग कटी हुई उंगलियों को देखा और दो टीएसके की आवाजें निकालीं। स्कत्सक! बहुत क्रूर! गला रेतकर हत्या कर दी गई। यह हमारे यहाँ गिरने से ठीक पहले हुआ होगा। जिया मियाओ मियाओ ने अपनी पोशाक पर नजर डाली। उसने जो कपड़े पहने हैं वे सस्ते नहीं लग रहे हैं। मृत व्यक्ति की बंद आंखों से घूरे जाने पर असहजता।
उसने उसकी पलकें नीचे खींचने की कोशिश की लेकिन वे नहीं हिलीं। तो उसने जमीन से कुछ पत्तियां उठाईं और बस उसकी आंखों को ढक दिया। क्षमा करें चाचा, ऐसा नहीं है कि हम आपको बचाना नहीं चाहते थे, बात बस इतनी है कि आप पहले ही बहुत दूर जा चुके थे। जियोहान, चलो जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। जिया मियाओ मियाओ ने खड़े होते हुए कहा। हमें सबसे पहले जुएक्स्यू और अन्य को ढूंढना होगा। जिया मियाओ मियाओ वास्तव में उस दिन जो कुछ भी हो चुका था उसके बाद रात के अंधेरे में एक लाश का सामना नहीं करना चाहता था। यह सब उसकी समझ से परे था। उन्हें जुएक्स्यू और गिरोह को तेजी से ढूंढना था और अपनी दुनिया में वापस जाने का रास्ता निकालना था। हाँ, जैसे ही दोनों लड़कियां जाने वाली थीं, अचानक उनके पीछे से आवाजें आने लगीं, ध्यान से खोजो। आवाजें इधर से आ रही थीं। आवाजें सुनकर जियोहान का चेहरा चमक उठा। लोग यहाँ हैं। हम उनसे स्थिति के बारे में पूछ सकते हैं और शायद उनसे हमें रात भर के लिए रुकने के लिए विनती कर सकते हैं। अरे, यहाँ एक मृत व्यक्ति है, जल्दी आओ और एक एमएमपीएफ ले लो। जिया मियाओ मियाओ ने जल्दी से अपना मुंह ढक लिया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि बहुत देर हो चुकी है। वहाँ आवाजें आ रही है। मशाले थामे कई आदमी दौड़ते हुए आए। दो लड़कियों को इतने अजीब तरह से कपड़े पहने हुए देखकर समूह का नेतृत्व कर रहे व्यक्ति ने भूरे रंग के वस्त्र पहने हुए उन्हें उत्सुकता से ऊपर से नीचे देखा। जिया मियाओ मियाओ ने एक बहुत ही अलौकिक महिला जैसी पोशाक पहनी हुई थी, ढीली ढाली लेकिन बबल टॉप और छोटी आस्तीन के साथ। उसके शहद के भूरे बालों को हल्के से घुमाया गया था, एक बड़े शराबी जूड़े में बांधा गया था। दूसरी ओर जियोहान ने टाइट फिट जीन्स और एक बुना हुआ टैंक टॉप पहना था। हालांकि उन्होंने सादे कपड़े पहने थे, लेकिन उनकी कमर कूल्हे का अनुपात जीन्स पर बिल्कुल फिट बैठता था। उनके बाल सिर्फ एक कैजुअल लो पोनीटेल में बंधे थे, लंबाई में मध्यम, कोई पर्म या रंग नहीं, कोई विशेष स्टाइल नहीं। भाई, भाई। जियोहान लापरवाही से भूरे रंग के कपड़े पहने आदमी के पास गया और उसकी बाह पकड़ ली। आप बिल्कुल सही समय पर आए, वहाँ एक मृत व्यक्ति है। जियोहान ने उनके पीछे के क्षेत्र की ओर इशारा किया। भूरे रंग के कपड़े पहने व्यक्ति ने चुपचाप अपनी बाह पर जियोहान के हाथ को देखा, फिर उसे वापस ले लिया। फिर वह अपने आदमियों की ओर मुड़ा और निर्देश दिया, जाओ और देखो। उनमें से दो लोग आगे बढ़े, जबकि जिया मियाओ मियाओ कुछ कदम अलग होने से नहीं रोक सके। यह बूढ़ी मास्टर बाई है, एक ने फैंग क्विंग की ओर देखते हुए भयभीत होकर कहा। क्या? फैंग क्विंग तुरंत वहां पहुंचे। बूढ़े मास्टर बाई की कलाई को नाड़ी के रूप में महसूस करते हुए उनके शिष्य हिंसक रूप से हिल गए। वह मर चुका है। फैंग क्विंग ने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली। बाई निवास पर जल्दी जाओ और अंकल फू को सूचित करो। हाँ। एक आदमी तुरंत भाग गया। भाई, क्या आप उस आदमी को जानते हैं? जियोहान ने पूछा। वास्तव में आप दोनों कौन हैं? फैंग क्विंग ने उनकी ओर देखा। आप बाई निवास के पीछे की पहाड़ियों पर क्यों थे? जिया मियाओ मियाओ ने तुरंत जियोहान को बाह से खींच लिया। यह आदमी भयंकर लग रहा था। हम थे। जियोहान वास्तव में नहीं जानता था कि उसे यह कैसे समझाया जाए। हम आसमान से गिरे थे, विश्वास करें या नहीं। जियोहान ने कोशिश की। एक झटके में फैंग किंग ने अपना ब्लेड निकाला और जियोहान की गर्दन पर रख दिया। जिया मियाओ मियाओ और जियाओहान को तुरंत महसूस हुआ कि उनके पैर नरम हो गए हैं। जियाओहान ने अपनी गर्दन पर ब्लेड को देखा। डांग, यह असली है। भाई, चलो अच्छी तरह से बात करते हैं, तलवार अंधी है। बकवास छोड़ो, क्या तुमने मास्टर बाई को मार डाला? फैंग किंग ने गुस्से में उनसे सवाल किया। जियोहान तुरंत अवाक रह गया। नहीं, तुम्हें गलत लड़कियां मिल गईं। हम जैसी कमजोर लड़कियां हत्या कैसे कर सकती है? जब हम यहाँ पहुँचे तो वह पहले से ही गला रेतने से मर चुका था। अगर हमने उसे मार डाला तो मैं तुम लोगों को क्यों बुलाऊंगा? ऐसा लगता है कि फैंग क्विंग को लगा कि उसकी बात समझ में आ गई है, और एक लंबे विराम के बाद आखिरकार उसने अपनी तलवार म्यान में रख ली। तो फिर आप वास्तव में कौन हैं, और आप यहाँ क्यों हैं? हम। जैसे ही जियोहान यह सोच रहा था कि उसे कैसे समझाया जाए। भाई भाई, हम यहाँ हैं, रिश्तेदारों की तलाश कर रहे हैं। जिया मियाओ मियाओ ने धीरे से हकलाते हुए कहा। असहाय और दयनीय लग रही उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं और मेरा दोस्त बहुत दूर एक जगह से है। जिया मियाओ मियाओ ने नरमी से जारी रखा। घर में कुछ बदलावों के बाद
मुश्किल से ही कोई परिवार बचा है। इसलिए हमने यहाँ एक साथ आने का फैसला किया। लेकिन हम इस जगह से अपरिचित हैं और यहाँ पहुँचने से पहले हम महीनों तक घूमते रहे। फिर भी हम अपना रास्ता भटक गए और हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। हम बस रात के लिए कहीं रुकने की उम्मीद कर रहे थे। तभी हमारी मुलाकात उस मास्टर बाई से हुई जिसका आपने जिक्र किया था। जियो हान ने चुपचाप पीछे से जिया मियाओ मियाओ को अंगूठा ऊपर कर दिया। बढ़िया खेला। जिया मियाओ मियाओ को इतना असहाय और कमजोर देखकर फैंग किंग का संदेह आधे से ज्यादा दूर हो गया। यह देखकर फैंग किंग पर असर पड़ा। जियो हान ने फैंग किंग की बाह को गले लगाते हुए जोर से चिल्लाने का नाटक किया। भाई, मैं और मेरा दोस्त बिल्कुल अकेले हैं। हमारी तलाशी के दौरान डाकुओं ने हमें लूट लिया। हम बमुश्किल पैदल चलकर यहाँ पहुँचे। आपको हमारी मदद करनी चाहिए। देखो हम कितने निराश्रित हैं। हमारे पास अपने शरीर को ढकने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। जियो हान ने उसके सामने अपनी गोरी भुजाएं लहराईं। एहेम एहेम। फैंग किंग ने जानबूझकर 2 बार खांसी। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। सौभाग्य से रात का समय था और देखने में बहुत अंधेरा था। उसने अपनी निगाहें दूसरी ओर घुमा लीं। मिस, कृपया अपने आप से व्यवहार करें। जियो हान ने अपने हाथ नीचे रखे, वास्तव में अपनी अश्रुहीन आंखों को पोंछने का नाटक किया। भाई, तुम्हें हम पर विश्वास करना चाहिए। हम कमजोर लड़कियां कभी हत्या नहीं कर सकतीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं तुम पर विश्वास करती हूं या नहीं। तुम्हें अंकल फू के आने पर उन्हें समझाना होगा। फैंग क्विंग ने अपना आधिकारिक लहजा बरकरार रखा। बाई परिवार के रक्षक के रूप में उनका विश्वास अप्रासंगिक हो गया। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद स्टीवर्ड वांग फू जल्दी से अपने आदमियों के साथ पहुंचे। स्टीवर्ड को देखकर फैंग क्विंग तुरंत उनका स्वागत करने के लिए चले गए। अंकल फू, बूढ़े मास्टर बाई की मृत्यु हो गई है। बिना एक शब्द कहे वांग फू बूढ़े मास्टर बाई की नाड़ी और सांस लेने की जांच करने के लिए दौड़े। बूढ़े मास्टर। वांग फू ने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली और गुस्से से घूरते हुए फैंग किंग की ओर देखा। यह किसने किया? पता नहीं। इन 2 लड़कियों ने शव की खोज की। फैंग किंग ने जिया मियाओ मियाओ और जियो हान की ओर इशारा किया। वांग फू के शरीर से निकलने वाली अपार मारक आभा को महसूस करते हुए लड़कियों ने जोर से बोलने की हिम्मत भी नहीं की। अंकल, जब हमने उसे पाया तो वह पहले ही मर चुका था। वांग फू ठीक जियो हान के पास चला गया, जो लगभग बूढ़ी मास्टर बाई की ही उम्र का था, शायद 40 के आसपास। उसे घूरते हुए वह अचानक बढ़ा और जियो हान की बाह पकड़ ली, उसे चारों ओर घुमा दिया। आह, यह दर्द होता है, यह दर्द होता है। जियो हान को लगा कि उसका हाथ लगभग टूट गया है। जिया मियाओ मियाओ असहाय होकर घबरा गई और तुरंत उसके आंसू बह निकले। अंकल, कृपया मेरे दोस्त को जाने दीजिए। हम सच कह रहे हैं। बूढ़ी मास्टर बाई को हमने नहीं मारा था। वांग फू पहले ही बता सकता था कि जियो हान के पास कोई मार्शल आर्ट या आंतरिक ऊर्जा नहीं थी। वह केवल उसकी प्रतिक्रिया का परीक्षण करना चाहता था। उसने अपनी पकड़ थोड़ी ढीली की और उनके अजीब कपड़ों को देखा। उन्हें पूछताछ के लिए बाई निवास पर ले जाओ। हाँ। अभी भी गुस्से में जियो हान ने विरोध करना चाहा, लेकिन जिया मियाओ मियाओ ने उसे रोकने के लिए अपना आंसू भरा सिर हिलाते हुए उसका हाथ खींच लिया। संकेत पाकर जियो हान आज्ञाकारी रूप से चुप रहा। बाई परिवार में लाया जाना अभी भी गहरे जंगल में रात बिताने से बेहतर था। उन्हें पहले यह पता लगाना था कि वे कहाँ स्थानांतरित हुए थे, और इसलिए जियो हान और जिया मियाओ मियाओ को बाई परिवार के निवास के ईंधन वाले जंगल में ले जाया गया। अध्याय 5। रात की हवा ठंडक की किरण लेकर आई। हवा का एक झोंका आया, सुमो कांप गई और तुरंत जाग गई। जब वह उठी तो सांग ली, जो उसके खिलाफ झुक रही थी, वह भी जाग गई। सुमो ने उसकी बाहों को गले लगाया और उन्हें रगड़ा। इतनी ठंड है, चलो मंदिर में चलते हैं। सुमो उठ खड़ी हुई और अंदर की ओर चिल्लाई, सुंदर आदमी, क्या तुम्हारा काम हो गया? हम कर सकते हैं। अंदर आओ, बाहर बहुत ठंड है। किसी ने उत्तर नहीं दिया। सुमो 2 बार और चिल्लाई, फिर भी किसी ने उत्तर नहीं दिया। उसे चले जाना चाहिए था। सांग ली उठकर खड़ी हो गई। बाएं। सुमो तुरंत अंदर भागी। उसने अपना फोन निकाला और टॉर्च चालू की, और वहां कोई नहीं दिख रहा था। उसने सूखी घास पर बहुत सारा खून का धब्बा देखा, और काले कपड़े वाले आदमी का बहुत खून बह गया होगा।
वह सूखी घास को अपने पास ले आई और खून को ढकने के लिए उसे गद्देदार बना दिया। सांग ली अंदर चली गई, चारों ओर देखा। सिस्टर ली, हमने समय के माध्यम से पृथ्वी पर कहाँ यात्रा की? सुमो ने भौहें चढ़ाकर पूछा। सांग ली सोच में खो गया था। मैं अभी तक निश्चित नहीं हूँ, मुझे लगता है कि यह इतिहास के किसी भी राजवंश जैसा नहीं है। क्या आपने ध्यान नहीं दिया कि वे सभी चाकू और तलवारों का उपयोग करते हैं? यह कुछ हद तक मार्शल आर्ट उपन्यासों की दुनिया जैसा है। आह! कोई रास्ता नहीं। अभी जब हमने कुत्ते के बिल में गोता लगाया तो काले रंग का वह आदमी पलक झपकते ही गायब हो गया। मुझे संदेह है कि वह क्विंगोंग जानता है। सुमो ने बड़ी आंखों से सांग ली को देखा। सच में? इतना ठंडा? वह क्विंगगोंग भी जानता है। सिर्फ मेरा अनुमान है, लेकिन शायद सच है, सांग ली ने दृढ़ता से कहा। अभी भी गुस्से में जियोहान ने विरोध करना चाहा, लेकिन जिया मियाओ मियाओ ने उसे रोकने के लिए अपना आंसू भरा सिर हिलाते हुए उसका हाथ खींच लिया। संकेत पाकर जियोहान आज्ञाकारी रूप से चुप रहा। बाई परिवार में लाया जाना अभी भी गहरे जंगल में रात बिताने से बेहतर था। उन्हें पहले यह पता लगाना था कि वे कहाँ स्थानांतरित हुए थे, और इसलिए जियोहान और जिया मियाओ मियाओ को बाई परिवार के निवास के ईंधन वाले जंगल में ले जाया गया। अध्याय 5। रात की हवा ठंडक की किरण लेकर आई। हवा का एक झोंका आया, सुमो कांप गई और तुरंत जाग गई। जब वह उठी तो सांग ली, जो उसके खिलाफ झुक रही थी, वह भी जाग गई। सुमो ने उसकी बाहों को गले लगाया और उन्हें रगड़ा। इतनी ठंड है, चलो मंदिर में चलते हैं। सुमो उठ खड़ी हुई और अंदर की ओर चिल्लाई, सुंदर आदमी, क्या तुम्हारा काम हो गया? हम कर सकते हैं। अंदर आओ, बाहर बहुत ठंड है। किसी ने उत्तर नहीं दिया। सुमो 2 बार और चिल्लाई, फिर भी किसी ने उत्तर नहीं दिया। उसे चले जाना चाहिए था। सांग ली उठकर खड़ी हो गई। बाएं। सुमो तुरंत अंदर भागी। उसने अपना फोन निकाला और टॉर्च चालू की, और वहां कोई नहीं दिख रहा था। उसने सूखी घास पर बहुत सारा खून का धब्बा देखा, और काले कपड़े वाले आदमी का बहुत खून बह गया होगा। वह सूखी घास को अपने पास ले आई और खून को ढकने के लिए उसे गद्देदार बना दिया। सांग ली अंदर चली गई, चारों ओर देखा। सिस्टर ली, हमने समय के माध्यम से पृथ्वी पर कहाँ यात्रा की? सुमो ने भौहें चढ़ाकर पूछा। सांग ली सोच में खो गया था। मैं अभी तक निश्चित नहीं हूँ, मुझे लगता है कि यह इतिहास के किसी भी राजवंश जैसा नहीं है। क्या आपने ध्यान नहीं दिया कि वे सभी चाकू और तलवारों का उपयोग करते हैं? यह कुछ हद तक मार्शल आर्ट उपन्यासों की दुनिया जैसा है। आह! कोई रास्ता नहीं। अभी जब हमने कुत्ते के बिल में गोता लगाया तो काले रंग का वह आदमी पलक झपकते ही गायब हो गया। मुझे संदेह है कि वह क्विंगोंग जानता है। सुमो ने बड़ी आंखों से सांग ली को देखा। सच में? इतना ठंडा? वह क्विंगगोंग भी जानता है। सिर्फ मेरा अनुमान है, लेकिन शायद सच है, सांग ली ने दृढ़ता से कहा। बोलने के बाद दोनों ने बाहर से हल्की हल्की आवाजें सुनी। कोई आ रहा है। सुमो तुरंत दरवाजे के पास गई और कुछ परछाइयां देखने के लिए बाहर झांकी। अरे नहीं, ऐसा लगता है कि अभी अभी काले कपड़े पहने कुछ आदमी आए हैं। मो बाहर जाने ही वाला था, लेकिन सांग ली ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। मोमो, ये कुछ लोग स्पष्ट रूप से मार्शल आर्ट के विशेषज्ञ हैं। अगर हम मरते हैं तो हम एक साथ मरेंगे। सुमो ने सांग ली का हाथ छोड़ दिया। वे लगभग यहीं हैं। देर नहीं कर सकते। अगर कल तुम मुझे नहीं देखोगे तो जियोहान और मियाओ मियाओ को ढूंढो। सुमो ने बोलना समाप्त करने के बाद चारों ओर देखा और जमीन पर थोड़ा घिसा हुआ चाबुक देखा। उसने खुशी से चाबुक उठाया, उसे दोनों हाथों से खींचा, और यह अच्छा था, उपयोग करने योग्य था। फिर सुमो ने चाबुक उठाया और बाहर भाग गई। सांग ली ने सुमो की पीठ को देखा। उसका दिल तनावग्रस्त था। वह कोई मार्शल आर्ट नहीं जानती थी। अगर वह जाती तो केवल उसे नीचे खींचती। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। सांग ली ने एक सांस ली। काले कपड़ों में उन लोगों को अपने बगल के जंगल में सुमो का पीछा करते हुए देखा। उसका दिमाग तेजी से घूम गया, और अचानक उसकी कलाई पर रबर के बालों का बंधन देखा। उसकी आंखें चमक उठी। उसे एक विचार आया। सुमो बहुत तेजी से दौड़ती थी, लेकिन चाहे वह कितनी भी तेज दौड़ती हो, वह उन काले कपड़ों वाले पुरुषों से आगे नहीं निकल पाती थी जो क्विंगोंग जानते थे। लड़की, तुम इतनी तेजी से क्यों दौड़ रही हो?
काले कपड़े में एक आदमी सुमो के सिर के ऊपर से गुजरा और उसके सामने रुक गया। काले कपड़े पहने कुछ लोगों ने अपनी तलवारें निकाली और धीरे धीरे उसके पास पहुंचे। सुमो एक कदम पीछे हट गई। भाई, तुम लोग मुझे अकेले में धमकाना बिल्कुल सही नहीं है, ऐ ना। सुमो मूल रूप से उन्हें मनाने की कोशिश करने के लिए अपनी चांदी की जीभ का उपयोग करना चाहती थी, लेकिन केवल यह एक वाक्य कहने के बाद काले कपड़े वाले व्यक्ति ने तुरंत एक चाल चली और सुमो की गर्दन पकड़ ली। उसकी आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थीं और उसकी भौहें ब्लेड की धार की तरह तेज थीं। यह टीवी पर दिखाए जाने वाले से कैसे भिन्न है? तुरंत गर्दन पर हमला। खलनायक आमतौर पर बहुत बातें करता है, ऐ ना। तुम बहुत साहसी हो, तुमने वास्तव में मुझे धोखा देने की हिम्मत की। मुझे बताओ, वुयिंग के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? काले कपड़े पहने व्यक्ति ने डांटा। सुमो को सांस लेने में कुछ कठिनाई हो रही थी। दम घुटने की अनुभूति से उसका चेहरा लाल हो गया था। मैं पता नहीं, कोई वुयिंग अभी भी झूठ बोल रहा हूं। काले कपड़े वाले आदमी की पकड़ मजबूत हो गई। खांसी खांसी खांसी, मैंने कहा, मुझे मत मारो। काले कपड़े पहने आदमी ने अचानक सुमो की गर्दन को छोड़ दिया और सुमो ने जोर से हाँफते हुए ताजी हवा की एक बड़ी सांस ली। बोलो। उस आदमी की आवाज में हत्या का इरादा था। सुमो हाँफते हुए झुकी और उसे अंदर ही अंदर डांटा। आजकल कोई भी सच पर विश्वास नहीं करता, केवल झूठ पर भरोसा किया जाता है। मैं उसकी प्रेमिका हूं। सुमो हाँफने लगा। काले कपड़े पहने व्यक्ति ने भौहें चढ़ाईं। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? सुमो को तब एहसास हुआ कि शायद उन्हें समझ नहीं आएगा कि प्रेमिका क्या होती है। मेरा मतलब यह है कि वुयिंग, मैं उसका प्रेमी हूं, तुम्हें पता है। एक दूसरे के प्रति प्रतिबद्ध होने के कारण तुम अभी मुझे मत मारो। तुम उसे लुभाने के लिए मेरा इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे भी पहले मेरी जान बचाओ, फिर बाद में भागने का रास्ता सोचो। काले रंग के आदमी ने सुमो को ऊपर से नीचे तक देखा। प्रेमी? उसने वुयिंग के किसी महिला के होने के बारे में नहीं सुना था। एक हत्यारे के रूप में सबसे बड़ी वर्जना एक महिला से प्यार करना था। मुझे आप पर विश्वास क्यों करना चाहिए? भाई, मैं जो कुछ भी कहता हूं उस पर आप विश्वास नहीं करते। आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ एक लड़की हूं। क्या आपको आने और मुझे पकड़ने के लिए इतने सारे उस्तादों की जरूरत है? सुमो को उस आदमी की आंखों में अवमानना दिख रही थी। उसने अचानक अपनी तलवार निकाली और सुमो की गर्दन पर वार कर दिया। सुमो इतनी डर गई थी कि वह एक कदम पीछे हट गई और तलवार से बचने के लिए अपनी कमर नीचे कर ली। उसी समय बहुत दूर से एक कंकर उड़कर उस आदमी की तलवार से टकराया। सभी की निगाहें उधर ही थीं। वुयिंग, काले कपड़े पहने हुए, पेड़ के नीचे खड़ा था। चांदनी की रोशनी शाखाओं के माध्यम से उस पर चमक रही थी, एक मारक आभा के साथ। उसके लंबे बाल एक ऊंची पोनीटेल में बंधे थे, हवा में लहरा रहे थे। वुयिंग को देखकर काले कपड़े पहने लोग तुरंत तलवारें लेकर उसकी ओर दौड़ पड़े। सुमो ने देखा कि उन लोगों का लक्ष्य बदल गया है और वह भागने ही वाली थी, लेकिन 2 कदम चलने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा। अगर वह ऐसे ही भागती तो क्या यह थोड़ा अनैतिक नहीं होता? उसका मैच न हो। वह नज़दीकी लड़ाई में अच्छी थी, केवल चाबुक इत्यादि का उपयोग करना जानती थी, लेकिन उसने जो चाबुक उठाया था वह बहुत मजबूत नहीं था। सुमो 2 या 3 काले लोगों से उलझ गई, जबकि अन्य 6 या 7 ने वुयिंग को घेर लिया। इस समय सांग ली कुछ ही दूरी पर झाड़ियों में छिपी हुई थी, एक घर का बना गुलेल पकड़े हुए। उसने विशेष रूप से तेज कंकर उठाए, जिसका लक्ष्य काले लोगों पर सुमो पर हमला करना था। हालांकि वह मार्शल आर्ट नहीं जानती थी, उसकी तीरंदाजी कौशल प्रथम श्रेणी थी। यह उसका एकमात्र शौक था। उसने कई पुरस्कार जीते थे। अध्याय 6। आह! एक चीख सुनाई दी जैसे काले कपड़े पहने एक आदमी ने अपनी तलवार गिरा दी। दर्द से उसकी आंखें बंद हो गईं। यह देखकर सुमो का चाबुक चला। उसने सांग ली के साथ समन्वय करते हुए कुछ ही झटके में 3 लोगों को मार गिराया। उसने पहले कभी किसी को नहीं मारा था, इसलिए वह आगे बढ़ी और पुरुषों की बाहों को मोड़ दिया। इस समय सांग ली बेनकाब हो गई और काले कपड़ों में से एक आदमी ने उसे देखा और उसे मारने के लिए छलांग लगा दी। सांग ली चौंक गया और भागने के लिए उठ गया। सुमो तुरंत अपना एक खंजर उस काले कपड़े वाले आदमी पर फेंका, जिससे उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया।
वह आदमी चिल्लाया और हवा से गिर गया। जल्द ही सुमो की गर्दन पकड़ने वाले को छोड़कर सभी लोग जमीन पर गिर गए, जो केवल घायल हो गया था। वू यिंग ने उसके खिलाफ लड़ने वाले सभी लोगों को मार डाला था। वह खुद भी गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसके पेट पर घाव खुल गया था, जिससे बहुत खून बह रहा था। वह अपनी तलवार पर झुक गया और एक घुटने पर गिर गया। जमीन पर और मुंह से खून उगल रहा था। काले रंग की आंखों वाला आदमी झर से भरा हुआ लग रहा था, क्योंकि उसने अपनी तलवार वू यिंग की ओर फेंकी थी। सावधान रहें। सुमो घूमती हुई दौड़ी और उस आदमी की छाती पर लात मारकर उसे कुछ कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। आप मार्शल आर्ट जानते हैं? काले कपड़े पहने व्यक्ति ने सुमो की ओर देखा। उसकी आंखें ठंडी थीं। मैंने सोचा था कि आप लोगों को अद्भुत होना चाहिए था, लेकिन पता चला कि आप कुछ खास नहीं है। सुमो ने अपने हाथ अपने कूल्हों पर रख लिए। आभा में खोने वाली नहीं थी। वू यिंग को देखकर काले कपड़े वाले व्यक्ति को पता था कि वह आज उसे मारने में सफल नहीं होगा, इसलिए वह तुरंत भाग गया। उस आदमी को जाते हुए देखकर सुमो ने आखिरकार राहत की सांस ली। वह वू यिंग को सहारा देने के लिए दौड़ी। आप कैसे हैं? इस समय सांग ली भी झाड़ियों से बाहर भागी। सुमो, तुम्हें चोट नहीं लगी है? ऐना, मैं ठीक हूँ। वू यिंग ने अपनी तलवार के सहारे उठने की कोशिश की। सुमो तुरंत उसका समर्थन करने के लिए गई, लेकिन उसकी नंगी, पतली बाह को महसूस करते हुए वू यिंग ने अदृश्य रूप से अपना हाथ खींचने की कोशिश की। वू यिंग की उससे दूर जाने की इच्छा को महसूस करते हुए सुमो ने जिद करके उसका हाथ पकड़ लिया। हैंडसम, मैंने पहले ही कहा था कि तुम घायल हो गए हो, इसलिए शर्माओ मत। वू यिंग ने उसे नजरअंदाज कर दिया और अपने घाव को ढक लिया। उन लोगों के पास चला गया जिनकी बाहें सुमो ने मोड़ दी थीं। वू यिंग, हमें बख्श दो। उसे पास आते देख पुरुषों ने तुरंत दया की भीख मांगी। वू यिंग ने कुछ नहीं कहा। उसकी तलवार उठी और गिर गई, जिससे पुरुषों की गर्दनें कट गईं। हर जगह खून बहने लगा। हालांकि अंदर से सदमे में न तो सुमो और न ही सांग ली ने संतों की तरह वू यिंग को रोकने की कोशिश की। आखिरकार यह उसका व्यवसाय था और उन्हें नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ था। सुमो ने उस आदमी की ओर देखा जिस पर उसने अपने खंजर से वार किया था वास्तव में मर गया। सुमो चौंक गई। वह इस तरह से कैसे मर सकता है? सुमो ने उसे पलट दिया और पाया कि उसके खंजर ने उसके दिल को पीछे से छेद दिया था। कोई रास्ता नहीं। उसने किसी को मार डाला। सांग ली को बचाने की कोशिश करते समय उसने संयोग से दिल पर चोट लगने की उम्मीद किए बिना इसे बेतरतीब ढंग से फेंक दिया था। क्या गलत है? सुमो, आप क्या सोच रहे हैं? यह आधुनिक समय नहीं है। इसके अलावा अगर वह मरता भी नहीं तो भी वहां मौजूद आदमी उसे मार ही देता। ओह ठीक है, हम आत्मरक्षा में काम कर रहे थे। सुमो ने राहत की सांस ली। उसने तुरंत खंजर निकाला और ब्लेड को वापस लेने से पहले घास पर खून को पोंछ दिया। चलो पहले मंदिर वापस चलते हैं और सुबह होने पर निकलते हैं। दोनों महिलाएं वू यिंग की ओर देखने लगी, लेकिन उन्हें पता चला कि वह पहले ही बेहोश हो चुका है। वे तुरंत वहां भाग गईं। उसके पास खून रोकने की दवा होनी चाहिए। संभवतः उसने स्वयं पहले इसका उपयोग मंदिर में किया था। क्या ऐसा है? आगे कुछ सोचे बिना सुमो ने अपने कपड़ों को खंगाला और वास्तव में उसकी बाहों में औषधीय पाउडर की 2 बोतलें मिलीं। सुमो ने बोतलें उठाईं और भौहें चढ़ा लीं। यह नहीं बताता कि यह कौन सी दवा है। कौन सी बोतल से खून बहना बंद हो जाता है? सांग ली ने उन्हें लिया और देखा। एक बोतल सफ़ेद थी और दूसरी गुलाबी, लेकिन दोनों में से किसी के पास कोई शब्द नहीं थे। उसने उन्हें खोला और उन्हें सूंघा। मुझे भी नहीं पता। अगर जियो हान यहाँ होती तो उसे जरूर पता होता। कोई बात नहीं, चलो बस दोनों का उपयोग करें। सुमो ने प्रत्येक औषधीय पाउडर का आधा हिस्सा वू यिंग के घाव पर डाला। थोड़ी देर के बाद रक्तस्राव वास्तव में बंद हो गया। सुमो ने उस आदमी की ओर देखा। उसने आधा मुखौटा पहना था, जिससे उसके चेहरे का ऊपरी आधा हिस्सा ढका हुआ था, जिससे उसकी आंखें खुली रह गईं। आंखें बंद होने के साथ उसकी पलकें घनी और लंबी थीं। उसकी नाक का पुल भी ऊंचा लग रहा था। उसके पतले होंठ खून से सने हुए थे, जो सुंदरता का स्पर्श जो रहे थे। उसके आधे चेहरे को देखकर सुमो को लगा कि वह बहुत सुंदर होगा और बन गया। उत्सुक हूं कि वह कैसा दिखता है। यह सोचते हुए
वह अपना मुखौटा हटाने के लिए आगे बढ़ी। यह देखकर सांग ली ने उसका हाथ पकड़ लिया। सुमो, चूंकि वह मुखौटा पहनता है, इसका मतलब है कि वह नहीं चाहता कि लोग जाने कि वह कैसा दिखता है। अगर तुम उसका चेहरा देखोगे तो मुसीबत आ सकती है। वह अब मर चुका है, इसलिए उसे पता नहीं चलेगा कि मैंने उसे देखा था। सुमो ने सांग ली पर मुस्कुराते हुए कहा, स्वर्ग जानता है, पृथ्वी जानती है, आप जानते हैं, मैं जानता हूँ। सांग ली ने असहाय होकर अपना हाथ छुड़ाया और सुमो को अपनी इच्छानुसार काम करने दिया। सुमो ने वू यिंग का मुखौटा हटा दिया। एक लुभावने सुंदर आदमी को देखने की उम्मीद में वह निराश हो गई। वू यिंग के दाहिने गाल की हड्डी के आसपास का क्षेत्र आपस में गुंथे हुए बैंगनी रंग के घावों से ढका हुआ था, जैसे कि जहर दिया गया हो। सुमो और सांग ली अचंभित थे, उन्होंने इस तरह के विरोधाभास की उम्मीद नहीं की थी। कितने अफसोस की बात है, उसके पास इतनी अच्छी दिखने वाली विशेषताएं हैं, लेकिन विकृत है। सुमो ने शोक व्यक्त किया। फिर उसने तुरंत अपना मुखौटा वापस पहन लिया। चलो पहले मंदिर वापस चलते हैं। सुमो, यहाँ बहुत ठंड है। सांग ली ने अपनी रोंगटे खड़े कर देने वाली बाहों को रगड़ा। हम उसे यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकते। सुमो सोच रही थी कि वू यिंग को कैसे स्थानांतरित किया जाए। उसे अपनी पीठ पर ले जाने से उसके घाव पर चोट लग सकती है। बस एक ही रास्ता बचा। निर्णय लेने के बाद सुमो ने सीधे उसे राजकुमारी शैली में अपनी बाहों में उठा लिया। सुमो, तुमने अपने बारे में मेरी धारणा को फिर से तोड़ दिया है। सांग ली ने उसे एक बड़ा अंगूठा दिया। अध्याय 7। सुबह सुबह जैसे ही आसमान चमकने लगा। जब वू यिंग की नींद खुली तो उसे एहसास हुआ कि वह वास्तव में लेटे लेटे ही सो गया है। एक हत्यारे के रूप में उसकी सतर्कता ने उसे सहज रूप से बैठने की कोशिश करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन अचानक उसने पाया कि उसके पूरे निचले शरीर में कोई संवेदना नहीं है और वह हिल नहीं सकता है। वू यिंग ने भौहें सिकोड़ ली और फिर से बैठने की कोशिश की, लेकिन फिर भी नहीं बैठ सका। उसने अपनी आंखें उठाईं और दो पतली आकृतियां सामने आईं। सुमो और सांग ली कुछ ही दूरी पर सो रहे थे, एक साथ लिपटे हुए, दो उबले हुए झींगा की तरह लग रहे थे। वू यिंग को कुछ एहसास हुआ, उसकी बाहों में पहुंच गया, और जैसा कि अपेक्षित था, दवा खत्म हो गई। इस अर्धलकवाग्रस्त भावना ने उसे बहुत असुरक्षित महसूस कराया। वू यिंग ने अपने बगल में तलवार की मूठ पकड़ने के लिए संघर्ष किया और बिना किसी हिचकिचाहट के सुमो के पैर पर थपथपाया। सुमो ने अनजाने में अपने पैर पीछे खींच लिए, करवट बदल ली और सोती रही। उसका चेहरा वू यिंग के चेहरे की ओर हो गया। वू यिंग की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसने उसके चेहरे को मूठ से थपथपाया। यह कौन है? सुमो ने घबराहट से अपना चेहरा खुजाया। यदि आप जल्दी नहीं जागे तो अगली बार मूठ आपके चेहरे को खरोंच नहीं करेगी, वू यिंग ने धीमी आवाज में कहा। सुमो ने धीरे से अपनी आंखें खोली और वू यिंग का नकाबपोश चेहरा उसके सामने आ गया। हे भगवान! सुमो इतनी डर गई थी कि वह तुरंत उठ बैठी और यह स्पष्ट रूप से देखने के बाद ही शांत हुई कि यह वू यिंग थी। अरे, आप क्या कर रहे हैं? इतनी सुबह मुझे डरा कर मार डाल रहे हैं, सुमो ने शिकायत की। मम! सुमो की आवाज से सांग ली जाग गया और घबराकर उठ गया। मोमो, क्या बात है? आपने मुझे कितनी दवा दी? वू यिंग की गहरी आवाज आई। सुमो अभी भी थोड़ा भ्रमित था, जाहिरा तौर पर आधा सो रहा था। आधी बोतल? अरे हाँ, आपका घाव कैसा है? क्या आप हेमोस्टैटिक पाउडर और एनेस्थेटिक पाउडर के बीच अंतर नहीं बता सकते? सांग ली तुरंत आगे बढ़े और सुमो की बाह पकड़ ली। मोमो, बात करना बंद करो। सांग ली ने वू यिंग की ओर देखा। सर, मुझे क्षमा करें, मेरी बहन सीधी है, इसे दिल पर मत लो। उसका कोई बुरा मतलब नहीं था। वास्तव में आप लोग कौन हैं? वू यिंग ने गहरी आवाज में कहा। सर, हमने यह नहीं पूछा कि आप कौन हैं। निहित अर्थ यह है कि हमने नहीं पूछा, इसलिए हमें धक्का न दें। वू यिंग समझ गया और उसने कुछ और नहीं कहा। मुझे सांग ली कहा जाता है, उसे सुमो कहा जाता है। हम आपको कैसे संबोधित करेंगे सर? एक गुजरती मुठभेड़। उसका नाम वू यिंग है। सुमो ने वू यिंग को बीच वाक्य में काट दिया। वह कहने जा रहा था, एक गुजरती मुठभेड़, नामों का आदान प्रदान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम एक ही नाव में हैं। वू यिंग ने उसकी ओर देखा।
तुम्हें मेरे जैसी ही नाव पर चढ़ने का पछतावा होगा। वू यिंग ने उसकी ओर देखा। तुम्हें मेरे जैसी नाव पर चढ़ने का पछतावा होगा। अगर मैं ऐसा करूं तो क्या होगा? मैं पहले से ही उस पर सवार हूं। सु मो ने लापरवाही से कहा। मैं देख सकता हूं कि आपकी चोटें हल्की नहीं है। केवल रक्तस्राव रोकना पर्याप्त नहीं है। आपको डॉक्टर को दिखाना होगा। सच कहूं तो हमारी 2 बहनें लापता हो गई है। हमें उन्हें ढूंढना होगा, लेकिन हम इस जगह से बिल्कुल भी परिचित नहीं हैं, इसलिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। सांग ली ने कहा। आपके घाव भरने से पहले हम आपकी रक्षा करेंगे। वो यिंग ऐसे हंसा जैसे उसने कोई चुटकुला सुना हो। मेरी रक्षा करो, सिर्फ आप दोनों के साथ। सुमो ने अपनी आंखें घुमाईं और उसे फिर से उठाने के लिए झुकी। हाँ, बस्म। क्या क्या यह काफी अच्छा नहीं है? वू यिंग, जब उसके घाव ठीक हो जाएंगे तो वह इस महिला के टुकड़े टुकड़े कर देगा। दोपहर तक ऐसा नहीं हुआ कि वू यिंग के संवेदनाहारी पाउडर का प्रभाव पूरी तरह से खत्म हो गया। वह आंतरिक रूप से घायल हो गए थे और उन्हें ठीक होने के लिए आराम की जरूरत थी। वे तीनों शहर में जाने के लिए तैयार हुए। दोपहर का मौसम थोड़ा गर्म था। धूप वाले आकाश में सफ़ेद बादल छाए हुए थे। कभी कभी पक्षी भी ऊपर मंडरा रहे होते। यदि यह पहले होता तो दोनों निश्चित रूप से आश्चर्यचकित होते कि दृश्य कितने अच्छे थे। हवा कितनी ताज़ा थी, बड़े शहरों की तुलना में बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अब सुमो और सांगली दोनों उदासीन थे। सुमो पहले से ही भूख से मर रही थी। भूख की पीड़ा से उसका पेट मरो रहा था। उन्होंने कल रात से कुछ भी नहीं खाया था। उन्होंने अपनी ऊर्जा दौड़ने और लड़ने में खर्च कर दी थी। और सांगली ने अभी भी ऊंची एड़ी के जूते पहने हुए थे। उसके पैर लंबे समय से रगड़े हुए थे और खून बह रहा था, हालांकि सुमो उसकी बाह को सहारा दे रही थी। हमें इस दौर के सभी आधुनिक प्रवासियों में से सबसे अधिक दुखी होना चाहिए। सुमो ने सांगली को जमीन पर बैठने में मदद की। सिस्टर ली, चलो थोड़ा आराम करें। सुमो ने मुड़कर अपने पीछे वू यिंग को देखा। वू यिंग खुद को एक बड़े पेड़ के सहारे खड़ा कर रहा था। बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। सुमो चिंतित होकर भागी। आप कैसे हैं? क्या आप अब भी चल सकते हैं? मुझे आपकी मदद करने दीजिए। तुम्हें खून की खांसी क्यों हो रही है? वू यिंग ने खुद को स्थिर किया। तुम पहले आगे बढ़ो, मेरी परवाह मत करो। आधे घंटे आगे चलो और तुम लैंड सिटी पहुंच जाओगे। उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं थी। इस दुनिया में कोई ईमानदारी नहीं थी, केवल स्वार्थ था। तुम मुझे किस लिए ले जाती हो, सुमो? मैं नश्वर खतरे में पड़े किसी व्यक्ति की उपेक्षा कैसे कर सकता हूँ? तुम दोनों यही रुको। मैं जाकर देखूंगा कि आसपास कोई गाड़ी जैसा कोई परिवहन है या नहीं। जैसे ही सुमो ने बोलना समाप्त किया, उसने घोड़ों की टापों की आवाज और कुछ ही दूरी पर एक गाड़ी के पहिए की गड़गड़ाहट सुनी। सुमो ने आवाज की ओर रुख किया और जल्द ही एक गाड़ी को धीरे धीरे इस रास्ते से गुजरते हुए देखा। सुमो का चेहरा खिल उठा और वह तुरंत सामने आ रही गाड़ी को रोकने के लिए दौड़ी। रुको! वाह! कोचमैन ने एक लड़की को आगे दौड़ते हुए देखा और तुरंत घोड़ों को रोक दिया। ये क्या हो रहा है? गाड़ी के अंदर से एक आदमी की आवाज आई। अध्याय 8 यंग मास्टर। अजीब कपड़ों वाली एक लड़की गाड़ी को रोक रही है, इस समय किसी ने कहा, जबकि यंग मास्टर नामक युवक ने पर्दा उठाया। सुमो ने उसकी ओर देखा। उन्होंने हल्के हरे रंग का दाऊवादी वस्त्र पहना हुआ था, जिससे विद्वत्तापूर्ण परिष्कार झलक रहा था। एक नज़र में कोई भी बता सकता है कि वह एक पढ़ा लिखा आदमी था। सर, मेरा दोस्त घायल हो गया है और उसे चलने में कठिनाई हो रही है। क्या आप हमें शहर तक लाने में मदद कर सकते हैं? सुमो ने विनम्रता से पूछा। युवा मास्टर, इस लड़की के कपड़ों से साफ पता चलता है कि वह कोई उचित महिला नहीं है। आपको उसे अपनी प्रतिष्ठा बर्बाद नहीं करने देनी चाहिए, एई ने उसे रोकने के लिए कहा। सुमो। एक व्यक्ति की आंखें अपनी भावनाओं को छिपा नहीं सकतीं। सुमो ने एई को घूरकर देखा, जिससे वह कांप गया। यंग सर स्पष्ट रूप से एक विद्वान व्यक्ति है, तो आप दूसरों को उनकी शक्ल से क्यों आंकते हैं? सुमो के पीछे से सांगली की आवाज आई, जब वह लंगड़ाकर चल रही थी। भले ही यंग सर हमें साथ लाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आपके कोचमैन के लिए यह अनुचित था। मेरी बहन का अपमान करो। हमारा पहनावा आपसे अलग हो सकता है,
लेकिन एक विद्वान व्यक्ति के रूप में आपको यह समझना चाहिए कि दुनिया बहुत विशाल है और हर जगह के अपने रीति रिवाज और आदतें हैं। यह आपके लिए नया हो सकता है, लेकिन यह आपको किसी युवा महिला का अपमान करने का अधिकार नहीं देता। यह केवल आपके शिष्टाचार की कमी को दर्शाता है। आप? सांग ली के जवाब से एई निःशब्द हो गया। युवक ने सांग ली की ओर देखा, उसकी आंखों में उत्सुकता का संकेत था। एई, इस युवा महिला से माफी मांगो, आदमी ने कहा। अनिच्छा से एई ने कहा, मुझे क्षमा करें, मिस। मैंने बिना बारी के बोल दिया। आपको लगता है कि केवल माफी पर्याप्त होगी? सुमो ने अपने कूल्हों पर हाथ रखा। अगर माफी से सब कुछ हल हो जाता है, तो अदालतों का क्या फायदा? कानून? आपको और क्या चाहिए? एई ने कभी इतनी अडिग महिला से मुलाकात नहीं की थी। हमें शहर में ले आओ, सुमो से मांग की। प्रिय महोदय, मेरी बहन और मैं बहुत आभारी होंगे यदि आप हमें शहर में सवारी दे सकते हैं। सांग ली ने हल्की सी मुस्कान के साथ उस व्यक्ति से कहा। दोनों ने एक दूसरे के साथ अच्छा खेला, एक आक्रामक और एक सौम्य। एई, उन्हें गाड़ी पर चढ़ने दो, आदमी ने पर्दा नीचे करते हुए कहा और गाड़ी में पीछे हट गया। एई ने अपने होंठ भींच लिए। उसका युवा स्वामी वास्तव में बहुत दयालु था और आसानी से अपनी बात मनवा लेता था। आवेश के साथ एई ने घोड़ों की लगाम ले ली और प्रस्थान करने के लिए तैयार हो गया। रुको, मेरा एक और दोस्त है। सुमो तुरंत भाग गई। वह वू यिंग का समर्थन करने के लिए आगे बढ़ी, जो अभी भी नकाबपोश था और गंभीर रूप से घायल था, लेकिन अब उसके हाथ में तलवार थी और उसे अपने पास ले आई। वू यिंग का मुखौटा और चोटे और उसके पास मौजूद तलवार देखकर एई का मुंह सदमे और चिंता से खुला रह गया। आप लोग कौन हैं? आपके स्वामी ने पहले ही अनुमति दे दी है, क्या आप अब बात करना बंद नहीं कर सकते? सुमो ने चेतावनी भरी दृष्टि से एई को चुप करा दिया। एई। सुमो ने सांग ली और वू यिंग को गाड़ी पर चढ़ाने में मदद की। अंदर मौजूद युवक भी घायल तलवारबाज को देखकर हतप्रभ रह गया। यंग लॉर्ड, वे है? एई अभी भी कुछ हद तक चिंतित था। कोई और सवाल नहीं। चलो अपने रास्ते पर चलें, युवक ने कहा। एई ने अनिच्छापूर्वक गाड़ी को चलाने के लिए बागडोर अपने हाथ में लेने से पहले भौहें सिकोड़ लीं। अब 4 लोगों के अंदर ठूंसने से गाड़ी में काफी भीड़ हो गई। पहले तो दोनों पक्षों ने बिना शब्दों के एक दूसरे को आकार दिया। अजीब माहौल व्याप्त हो गया। प्रिय महोदय, हम आपको क्या कह सकते हैं? सांग ली ने आखिरकार तनाव तोड़ दिया। मेरा उपनाम बाई है। मेरा नाम यूहान है। बाई यूनहान का नाम सुनते ही वू यिंग ने स्पष्ट रूप से प्रतिक्रिया व्यक्त की। खतरे को देखते हुए उस व्यक्ति को बर्फीली दृष्टि से गोली मार दी। मैं सांग ली हूँ, यह सुमो है और वह वू यिंग है। सांग ली ने परिचय दिया। हम परिवहन की आपकी पेशकश के लिए बहुत आभारी है, सरबाई। यह कुछ भी नहीं है। आप तीनों कहाँ जा रहे हैं? यहाँ मेरा दोस्त घायल हो गया है। डॉक्टर को खोजने के लिए हमें पहले उसे एक मेडिसिन हॉल में ले जाना होगा, सुमो ने कहा। वू यिंग पूरे समय चुप रही। बाई यूनहान ने उसकी बारीकी से जांच की। उसके बारे में कुछ अस्पष्ट रूप से परिचित था जिसे वह स्पष्ट रूप से नहीं बता सका। मेरी स्पष्टता के लिए क्षमा करें, लेकिन सर वो मास्क क्यों पहनते हैं? बाई यूनहान ने पूछा। कोई भी मास्क क्यों पहनता है? क्या यह स्पष्ट नहीं है? सांग ली ने तेजी से सुमो की जांघ पर उसके आसन शब्दों को काटने के लिए उसके लबादे के नीचे चुटकी काट ली। वू यिंग ने अपना सिर सुमो की ओर घुमाया। उसकी आंखों में खतरा झलक रहा था। आपने क्या कहा? मेरा मतलब था, केवल बदसूरत दिखने वाले लोग ही मुखौटे पहनेंगे। मेरे जैसी सुंदरिया चाहती है कि हर कोई मेरा चेहरा देखे। सुमो ने अपनी गलती को छुपाने के लिए हाथापाई की। सुमो, वू यिंग ने धीमी आवाज में कहा, क्या तुमने मेरा चेहरा देखा है? मैंने नहीं देखा। सुमो ने तुरंत इनकार कर दिया। तुम मुझे क्या समझते हो? वू यिंग उसके करीब झुक गया। उसके स्वर में चेतावनी थी। बेहतर होगा कि आप झूठ न बोले, वरना। सांग ली ने अपना माथा रगड़ा। यह एक आपदा थी, वरना क्या? सुमो ने अपनी छाती को निडरता से फैलाया। तो क्या हुआ अगर मैंने देखा? क्या तुम अपने आप को मेरे सामने पेश करोगे? वू यिंग, इस लड़की के दिमाग में क्या चल रहा था?
सुमो ने नतीजों की परवाह किए बिना अपना तीखा हमला जारी रखा। गाड़ी में सवार अन्य 3 लोग। आहा, हा। बाई यूनहान अजीब तरह से हंसी। मिस सु के पास ऐसी मनोरंजक बुद्धि है। सांग ली को लगा कि वू यिंग ठीक होने के बाद अपना मुंह बंद रखने के लिए निश्चित रूप से उन्हें मार डालेगी। आखिरकार सुमो ने आज पहले ही उसे कई बार हार का सामना करना पड़ा था। जल्द ही गाड़ी लैंड सिटी में प्रवेश कर गई। सड़कें जीवंत गतिविधि से गुलजार थीं। जबकि सांग ली और सुमो ने पहले भी इस तरह के जीवंत दृश्य देखे थे, उनकी जिज्ञासा फिर से बढ़ गई और उन्होंने उत्साह से अपनी गर्दनें ऊपर उठाने के लिए पर्दा उठा लिया। सड़कों के दोनों किनारों पर चाय की दुकानें, शराबखाने, गिरवी की दुकानें, कार्यशालाएं थीं। किनारों के खुले स्थानों में छोटे फेरी वालों ने भी बड़ी छतरियां स्थापित की थीं। सड़कों पर पैदल चलने वालों का लगातार आना जाना लगा रहता था। बोझ ढोने वाले यात्री, सामान पहुंचाने वाली बैलगाड़ियां और लोग उन वस्तुओं को खरीदने के लिए बीच में ही रुक गईं जिन पर उनका ध्यान गया। जैसे ही दोनों लड़कियों ने दृश्यों को देखा, उनकी नज़र कुछ हल्की परिचित आकृतियों पर पड़ी। वे रेखाचित्र हाथ में लिए हुए राहगीरों को उनके चेहरों की तुलना करने के लिए रोक रहे थे। एक ज्ञानपूर्ण दृष्टि का आदान प्रदान करते हुए सांग ली और सुमो ने तुरंत पर्दा गिरा दिया। वे ली परिवार के रक्षक थे। इसमें कोई शक नहीं कि वे जोड़े की तलाश कर रहे थे। सुमो चुप रही, यह जानते हुए कि सांग ली की उपस्थिति के साथ उसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी। हमने वास्तव में ली परिवार के युवा स्वामी को नाराज कर दिया है। सांग ली ने पूरी तरह से सीधे चेहरे के साथ अपने धोखे का जाल बुना। इस युवा लॉर्ड ली को और मेरी बहन पसंद आ गए। कल उसने हमें पकड़ लिया और ली निवास पर ले गया, लेकिन हमने समर्पण करने से इनकार कर दिया। उसे पीटने के बाद हम बचने के लिए दीवार में बने कुत्ते के छेद से रेंगते हुए निकले। कितना बेतुका। सांग ली की बातें सुनने के बाद बाई यूनहान का चेहरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया। मुझे पता था कि ली वेंगसुआन को पहले आम लड़कियों के साथ जबरदस्ती करना पसंद था, लेकिन मुझे लगता है कि अब वह उनका बलपूर्वक अपहरण करने पर उतर आएगा। यह सही है, सुमो ने भी सही स्वर में कहा। अगर मैं अगली बार उसे देखूंगा तो मैं उसे नपुंसक बना दूंगा। बाई यूनहान और वू यिंग ने एक साथ सुमो की ओर देखा। एक युवा महिला से ऐसे शब्द सुनने से वास्तव में उनके शरीर में ठंडक आ गई। अचानक गाड़ी रुकी। क्या हुआ? बाई यूनहान ने पूछताछ की। युवा मास्टर, वे ली परिवार के लोग हैं। यह कहते हुए कि वे किसी की तलाश कर रहे हैं। अध्याय 9। मेरे बाई परिवार की गाड़ी की जांच करने की बारी कबली परिवार की आई। बाई यूनहान ने ठंडे स्वर में कहा। ली के कई गार्डों ने बाई यूनहान की बातें सुनी और उन्हें एहसास हुआ कि यह बाई परिवार की गाड़ी थी। कुछ लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। बाई परिवार के लोगों को नाराज करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उन्होंने रास्ता दे दिया। यी द्वारा गाड़ी को बाई यूनहान के साथ ले जाने के बाद हेड गार्ड ने अपने बगल वाले गार्ड से कहा, तुम उनका पीछा करो। बाह, कोई पीछे आ रहा है, वू यिंग ने धीमी आवाज में कहा। बाई यूनहान ने वू यिंग के शब्दों को सुना, पर्दा उठाया और पीछे देखा। निश्चित रूप से उसने ली के आदमी को कुछ ही दूरी पर चीजें खरीदने का नाटक करते हुए छिपते हुए देखा। वू यिंग ने बाई यूनहान को सार्थक शब्दों के साथ देखा। युवा मास्टर बाई भी एक अच्छा काम कर सकती है और हमें कुछ दिनों के लिए बाई निवास में रहने दे सकती है। यह बाई यूनहान झिझकी। आखिरकार वे अभी अभी मिले थे, लेकिन वह दोनों युवतियों को ली वेंगसुआन के आदमियों द्वारा ले जाते हुए नहीं देख सका। सांग ली ने बाई यूनहान की झिझक देखी और बहुत दुखी हुआ। युवा मास्टर बाई, मुझे तुम्हें परेशान करने के लिए वास्तव में खेद है। मैं और मेरी बहन तुरंत चले जाएंगे। पहले कुछ दिन इस समय सांग ली की पीठ बाई यूनहान के पास थी और उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर की ओर थे। उसने शर्मिंदा होने का नाटक करते हुए अपना सिर घुमाया। लेकिन क्या यह आपके लिए परेशानी भरा नहीं होगा? नहीं, ली परिवार लोगों को ढूंढने के लिए मेरे बाई परिवार में आने की हिम्मत नहीं करता है। सांग ली ने उसे एक फीकी मुस्कान दी। धन्यवाद यंग मास्टर बाई, आप वास्तव में दयालु है। फिर हमें आपको परेशान करना होगा। बाई यूनहान स्तब्ध थी। उसकी मुस्कान को देखकर वह एक पल के लिए खुद को खो बैठी। जब उसे होश आया तो उसका चेहरा कुछ गर्म था। आपका स्वागत है, बाई यूनहान ने कुछ असहजता से कहा। सुमो ने अपनी तर्जनी से उसकी नाक दबा दी, सिर झुकाकर उसकी हंसी रोकने की कोशिश की।
जब बहन सांग ली अपनी चाल चलती है तो कौन विरोध कर सकता है। वाह, सुमो सुंदर लोगों को पसंद करती है और सुंदरियों को और भी अधिक पसंद करती है। वह पहले सांग ली के स्वभाव से आकर्षित थी और इस तरह वे अच्छे दोस्त बन गए। जब बहन ली मुस्कुराती है तो वह आकर्षक हो सकती है। जब वह मुस्कुराती नहीं है तो वह अलग रह सकती है। जब वह बोलती है तो वह सौम्य हो सकती है। वैसे भी अगर वह सुमो एक पुरुष होती तो वह निश्चित रूप से बहन ली को पसंद करती। वू यिंग ने निश्चल बैठे सांग ली की ओर देखा। आगे बढ़ने के लिए पीछे हटना, काफी चतुर लेकिन बहुत गणनात्मक, सरल चरित्र नहीं। फिर उसने फिर से खिलखिलाती सुमो की ओर देखा। वू यिंग की आंखों में अवमानना का संकेत था। एक के पास दिमाग था, दूसरे के पास कोई दिमाग नहीं था। ऐसे ही यी ने गाड़ी को फिर से बाई हाउस की ओर बढ़ा दिया। गाड़ी सामने वाले गेट पर नहीं रुकी बल्कि बाई हाउस के पिछवाड़े में रुकी। युवा मास्टर वापस आ गया है। जाओ जल्दी से मैडम और मास्टर को सूचित करो, यी ने पिछवाड़े में नौकर से कहा। हाँ। नौकर तुरंत मुख्य प्रांगण की ओर भागा। बाई युनहान सबसे पहले गाड़ी से उतरी और यी से कहा, यी कृपया एक डॉक्टर को निवास पर आमंत्रित करे। यी ने चिल्लाकर कहा, युवा मास्टर, वे अज्ञात मूल के हैं। आप उन्हें आवास में कैसे रहने दे सकते हैं। सुमो ने गाड़ी से छलांग लगाई और यी से कहा, छोटे भाई, अच्छे लड़के जो दूसरों की मदद करना पसंद करते हैं, उन्हें भविष्य में पत्नी मिल सकती है। ये बाई युनहान का पेज बॉय था और बहुत बूढ़ा नहीं था। सुमो के अनुसार वह एक हाई स्कूल के छात्र की तरह था। तुम? यी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया जब उसने सुमो की ओर देखा। तुम्हारे जैसी तुच्छ लड़की कोई भी तुमसे शादी करने की हिम्मत नहीं करेगा, यी ने जवाब दिया। यी असभ्य मत बनो, बाई युनहान ने डांटा। सुमो क्रोधित नहीं थी बल्कि हंसी, कोई मुझसे शादी कैसे नहीं कर सकता। क्या वू यिंग ने मुझसे अपनी सगाई नहीं की। वू यिंग जो अभी अभी गाड़ी से उतरी थी। वू यिंग के पूरे शरीर से एक खतरनाक आभा निकलते हुए देखकर यी ने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। पिछवाड़े से निकलने से पहले उसने सुमो को घूर कर देखा। बाई युनहान उन्हें आंगन में ले गईं। आंगन में घुमावदार गलियारे, हरे भरे पौधे और बगीचे की चट्टानों के बीच चीर की क्रेनें थीं। वहाँ जाली, मंडप, गजेबो, छोटे पुल और बहते पानी के ऊपर फूलों की क्यारियां थीं, सभी उपलब्ध थे। एक नज़र और आप जानते हैं कि यह एक अमीर परिवार था। तीनों बाई युनहान के पीछे चले गए, चारों ओर देख रहे थे और खुद पर विचार कर रहे थे। तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी तेजी से बाई युनहान के पास आया। युवा मास्टर, आप आखिरकार वापस आ गए। अंकल फू, मेरे पिता और माँ कहाँ हैं? क्या वे घर पर नहीं हैं? तभी वांग फू ने बाई युनहान के पीछे 3 लोगों को देखा। उसकी नज़र सुमो और सांग ली पर पड़ी और वह भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका। युवा मास्टर, वे कौन हैं? ओह, वे दोस्त हैं जो मुझे सड़क पर मिले थे। वे कुछ दिनों तक यही रहेंगे। बाई युनहान ने देखा कि वांग फू की नज़र बार बार सांग ली और सुमो पर पड़ रही थी। उसने जानबूझकर खांसते हुए कहा, अंकल फू, वे 2 युवा महिलाएं हैं। तभी वांग फू को होश आया। क्षमा करें, मैं असभ्य था। बाई युनहान ने वांग फू की लाल आंखें देखीं, जो खून से लथपथ लग रही थीं। वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। क्या घर पर कुछ हुआ? युवा मास्टर, पहले अपने पिता के शयनकक्ष में जाओ और तुम समझ जाओगे। बाई युनहान चौंक गई। उसने वू यिंग की ओर देखा और कहा, उन्हें कमरों में व्यवस्थित करो। हाँ। फिर बाई युनहान जल्दी से चली गई। वांग फू ने सुमो और सांग ली की ओर देखा। कृपया मेरे साथ आओ। वांग फू उन्हें पूर्वी विंग में ले गया और नौकरानियों से कहा कि जल्दी से जाने से पहले उनके लिए चाय तैयार करें। लेकिन जैसे ही वह बाहर गया, उसने बाहर नौकरानियों से फुसफुसाया, उन 2 लड़कियों पर नज़र रखें। अगर वे कुछ भी संदिग्ध करे तो मुझे तुरंत रिपोर्ट करें। हाँ। मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि यह बाई युनहान वास्तव में इतने अमीर परिवार से होगी। सुमो ने शयनकक्ष में साज सज्जा के चारों ओर देखा और एक कांस्य दर्पण के सामने बैठ गई। अपने कुछ अस्तव्यस्त स्वभाव को देखते हुए उसने कहा, एक दिन से स्नान नहीं किया है। वास्तव में स्नान करना चाहती हूँ। सांग ली मेज के पास एक स्टूल पर बैठ गई, अपनी ठुड्डी को कुछ सोच समझकर आगे बढ़ाया। बटलर की प्रतिक्रिया थोड़ी अजीब थी।
सुमो को परवाह नहीं थी। क्या यह था? शायद यह हमारे कपड़ों के कारण है। आखिरकार हम उनसे अलग है। सांग ली को बटलर के चेहरे के भाव याद आ गए जब उसने पहली बार उन्हें देखा था। सोच रहा था। उसे गहरी सोच में देखकर सुमो ने उसे परेशान करना बंद कर दिया। बहन ली को इस दिमाग चकरा देने वाली बात के बारे में सोचने दो। बाई यूनहान ओल्ड मास्टर बाई के शयनकक्ष में पहुंची और अंदर कई लोगों को पाया। मैडम बाई, बूढ़ी मास्टर बाई की 2 रखैले और उनकी सौतेली बहन सभी वहां थे। हर कोई बेजान हो गया था। उनकी आंखें लाल सूजी हुई थीं, जाहिर तौर पर रोने के कारण। माँ, क्या हुआ? बाई यूनहान ने उस व्यक्ति को सफ़ेद कपड़े से ढके बिस्तर पर लेटे हुए देखा। बाई यूनहान की पुतलियां काँप गईं और उसने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। अध्याय 10। क्या आप वापस आना जानते हैं? लेडी बाई ने लाल आंखों से बाई यूनहान से सवाल किया। बाई यूनहान कुछ नहीं बोली और धीरे धीरे बिस्तर के पास आगे बढ़ी, फिर सफ़ेद कपड़े को खोलने के लिए बाहर पहुंची। बूढ़ी मास्टर बाई का भयानक पीला चेहरा बाई यूनहान की आंखों में आ गया। बाई यूनहान इतनी डर गई कि उसका हाथ काँप गया और सफ़ेद कपड़ा वापस नीचे गिर गया, जिससे बूढ़ी मास्टर बाई का चेहरा फिर से ढक गया। उसने अपनी छाती पकड़ ली, बहुत देर तक शांत नहीं हो सका। हालांकि वह हमेशा अपने पिता के साथ मतभेद में रहा था, इस समय बूढ़ी मास्टर बाई की दुखद मौत को देखकर उसके दिल में दर्द हुआ और उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। यह कब हुआ? बाई यू ने घुटते हुए पूछा। युवा मास्टर, यह कल रात हुआ। हमें बाई परिवार के पीछे के पहाड़ में बूढ़े मास्टर की लाश मिली, वांग फू ने कहा। मैं इसे यंग मास्टर से नहीं छिपाऊंगा। 2 युवतियों ने उसे पाया था। हमने उन्हें पहले ही जंगल में बंद कर दिया है। 2 युवतियां? हाँ, 2 युवतियों ने अजीब तरह से कपड़े पहने थे, बिल्कुल उन 2 युवतियों के समान जिन्हें यंग मास्टर अभी वापस लाया था। वांग फू ने अर्थपूर्ण ढंग से कहा। लेडी बाई ने बाई यूनहान की ओर देखा। आप 2 युवा महिलाओं को वापस लाए हैं। स्टीवर्ड वांग, वे सहयोगी हो सकते हैं। आपको उन पर कड़ी नज़र रखनी होगी। यिंग शुआंग, जो किनारे पर बैठे थे, रोते हुए कहा, अगर यह मेरे ऊपर था तो उन सभी को सरकारी कार्यालय में भेज दें। वे कबूल करने में असफल नहीं होंगे। सबसे बड़े भाई, तुम्हें पिता का बदला लेना होगा। बाई यूनक्सिन ने आगे आकर बाई यूनहान की बाह पकड़ ली। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बाई यूनक्सिन का जन्म यिंग शुआंग से हुआ था, जबकि बाई यूनहान का जन्म लियू मेंग से हुआ था। हालांकि एक नाजायज बेटी थी और दूसरी वैध बेटा, दोनों भाई बहनों के बीच वास्तव में अच्छे संबंध थे। इसके अलावा बाई यूनक्सिन बहुत अच्छा व्यवहार करती थी और बूढ़े मास्टर बाई की कृपा पात्र थी। माँ, क्या आपने उन 2 युवा महिलाओं को देखा है? बाई यूनहान ने पूछा। मैंने उन्हें देखा है, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी को नहीं मारा और जब उन्हें आपके पिता मिले तो वह पहले ही मर चुके थे, लेडी बाई ने उत्तर दिया। लकड़ी के शेड में जियोहान लकड़ी के ढेर के पास बैठा था। हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी जो जमीन पर वृत्त बना रही थी, आंखें खाली थीं। आप हमें कब तक यहाँ रखने की योजना बना रहे हैं? हमने पहले ही कहा है कि हमने किसी को नहीं मारा। आप मुझे भूखा मार डालेंगे। जियोहान ने शिकायत की और अनजाने में उसने देखा कि उसके बगल में जिया मियाओ मियाओ अपना पेट पकड़ रही थी। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। मियाओ मियाओ। जियोहान ने तुरंत छड़ी फेंक दी और उसे देखने के लिए ऊपर गया। क्या हुआ? क्या आपके पेट में खराबी आ गई, मम? जिया मियाओ मियाओ ने कमजोर ढंग से जवाब दिया, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। उसे पुरानी गैस्ट्राइटिस थी और वह बहुत ज्यादा नहीं खा सकती थी या बहुत भूखी थी, अन्यथा उसके पेट में बहुत दर्द होता। जियोहान तुरंत दरवाजा पीटने के लिए दौड़ा। अरे, दरवाजा खोलो। आप वास्तव में क्या चाहते हैं? यदि आप हमें बंद करना चाहते हैं, तो कम से कम हमें कुछ खाना दें। मेरे मित्र का जठरशोथ बढ़ रहा है। खोलो। जियोहान ने गुस्से में एक बार दरवाजा खटखटाया। खोलें। क्या वहाँ कोई है? धिक्कार है। कोई सामान्य ज्ञान नहीं है। जियोहान ने फिर से लात मारी। ठीक उसी समय दरवाजा खुल गया। आह! जियोहान अपना पैर नहीं रोक सकी और लड़खड़ाकर पीछे की ओर जमीन पर गिर पड़ी। जियोहान ने भौहें चढ़ा लीं, देरसबेर गिरने से उसके बट पर चोट लग जाएगी। उसने ऊपर देखा तो दरवाजे पर कई लोग खड़े थे।
जियो हान तुरंत अपने पैरों पर चढ़ गई और फेंग क्विंग की बाह खींच ली। बड़े भाई, क्या आप हमारे लिए कुछ खाना ला सकते हैं? मेरा दोस्त अब पेट दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। फेंग किंग ने असहजता से अपना हाथ हटा लिया और अपने पीछे बाई युनहान की ओर इशारा किया। मिस, यह बाई परिवार का सबसे बड़ा युवा मास्टर है। जियो हान ने फेंग किंग के पीछे बाई युनहान की ओर देखा। वह तुरंत ऊपर चली गई और तुरंत बोली, सबसे बड़े युवा मास्टर, सबसे बड़े युवा मास्टर, क्या आप पहले मेरे दोस्त को कुछ खाने दे सकते हैं? उसका पेट बहुत दर्द कर रहा है। हाँ, सबसे बड़े युवा मास्टर, रुको, अगर यह कांजी है तो सबसे अच्छा है। अगर कांजी नहीं है तो चीनी का पानी या नरम बंस भी उपयुक्त है। ऐसा खाना न लाएं जो बहुत सख्त हो, जियो हान ने तुरंत कहा। वांग फू ने बाई युनहान की ओर देखा। बाई युनहान ने उस पर सिर हिलाया। जाओ, जैसा यह युवा महिला कहती है वैसा ही करो। बाई युनहान परिष्कृत और सुसंस्कृत थी। जियो हान को तुरंत उसके प्रति बहुत बेहतर व्यवहार महसूस हुआ। वह उचित लग रहा था। सबसे बड़े युवा मास्टर, हमने वास्तव में बूढ़े मास्टर बाई को नहीं मारा। जब हमने उसे पाया तो वह पहले ही मर चुका था। जियो हान ने बाई युनहान से कहा। बाई युनहान ने उन्हें ऊपर से नीचे देखा और उनके पहनावे सुमो और सांगली के समान पाए। फेंग किंग बाई युनहान के कान के पास गया और धीरे से कहा, सबसे बड़े युवा मास्टर, उनमें से कोई भी मार्शल आर्ट नहीं जानता है। बाई युनहान ने जियो हान की ओर देखा। तुम्हारे दोस्त के बेहतर महसूस करने के बाद हम बात करेंगे। इसके तुरंत बाद नौकरानी लकड़ी के शेड में कांजी, चीनी का पानी और नरम बंस लेकर आई। जियो हान ने जिया मियाओ मियाओ को पानी और कुछ खिलाया। बंस, वह आखिरकार आराम कर गई। जिया मियाओ मियाओ ने थोड़ी देर आराम किया और उसके पेट में कुछ सुधार हुआ, लेकिन उसका रंग अभी भी अच्छा नहीं लग रहा था और वह दयनीय लग रही थी। इसके तुरंत बाद नौकरानी लकड़ी के शेड में कौंगी, चीनी का पानी और नरम बंस लेकर आई। जियो हान ने जिया मियाओ मियाओ को पानी और कुछ बंस खिलाए। आखिरकार उसे आराम मिला। जिया मियाओ मियाओ ने थोड़ी देर आराम किया और उसके पेट में कुछ सुधार हुआ, लेकिन उसका रंग अभी भी अच्छा नहीं लग रहा था और वह दयनीय लग रही थी। जियो हान ने जिया मियाओ मियाओ का समर्थन किया और बाई युनहान के पास चला गया। मार्शल आर्ट बिल्कुल भी नहीं और किसी को भी नहीं मार सकता, उसने यथोचित कहा। बाई युनहान भी अनुचित नहीं थी। क्या आपके और भी दोस्त है? बाई युनहान ने अस्थायी रूप से पूछा। जिया मियाओ मियाओ ईमानदारी से उत्तर देने से पहले रुका। हाँ, हमारे 2 अन्य दोस्त हैं, लेकिन बीच में ही अलग हो गए। क्या उन्हें सुमो और सांगली कहा जाएगा? जियो हान ने आश्चर्य से बाई युनहान की ओर देखा। तुम्हें कैसे पता? बाई युनहान ने अपनी आंखें नीची कर लीं। इन 2 लड़कियों ने कल रात अपने पिता की लाश की खोज की और आज सुमो और सांगली ने बाई निवास में प्रवेश करने से पहले उनकी गाड़ी रोक दी। क्या यह महज एक संयोग था? और वू यिंग का बुरी तरह घायल होना भी संदिग्ध था। उन्हें अभी बंद रखें। उन्हें समय पर भोजन भेजना याद रखें, बाई युनहान ने कहा और फिर लकड़ी के शेड से बाहर जाने के लिए मुड़ी। क्या अभी भी हमें बंद कर रहे हैं? हमने वास्तव में किसी को नहीं मारा। जियो हान उसका पीछा करना चाहता था, लेकिन फेंग किंग ने उसे रोक दिया। माफी चाहता हूँ, देवियो। फेंग किंग ने वुडशेड का दरवाजा बंद कर दिया और सीधे ताला लगा दिया। लानत है। जियो हान ने दरवाजे को लात मारी। स्थानांतरण बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। यह व्यक्ति मोमो और सिस्टर ली को जानता है, इसलिए उन्हें ठीक होना चाहिए। इससे हमारे दिमाग को भी आराम मिलता है। जिया मियाओ मियाओ ने अर्थपूर्ण ढंग से उसकी ओर देखा। हो सकता है वे भी बाई निवास में हों।